आइए आज बात करें कि डीपीआईए करने के बावजूद कौन से गैप्स ऐसे रह जाते हैं जो कई बार ऑर्गेनाइजेशन से मिस हो जाते हैं। डीपीआईए और डेटा प्राइवेसी नई चीज़ें हैं और अभी ऐसी गलतियां होती हैं जो कंपनियां मिस कर देती हैं। इस वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे कि डीपीआईए के बाद जो गैप्स रह जाते हैं उनको कैसे संभाला जाता है। जिन लोगों ने डीपीआईए की सीरीज नहीं देखी मेरे चैनल पे, उनकी जानकारी के लिए हम डीपीआईए के बारे में बात करते हैं। पहले डीपीआईए क्या है? डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट एक तरीका है जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल डेटा प्रोसेस किया जाता है उसके प्रोसेसेस को रिविजिट करते हैं। आप उनको दोबारा चेक करते हैं कि कहीं उनमें कहीं ब्रीच होने का, लीक होने का कोई स्कोप तो नहीं है। आप किसी का डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, यूज़ करते हैं, डिस्क्लोज यानी कि शेयर करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। इन पांचों में से अगर आप कोई भी प्रोसेस करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप डीपीआईए करें, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो कि इन प्रोसेसेस में अगर कोई लीकेज का स्कोप है, कोई ब्रीच का स्कोप है, तो आप उसको कवर कर सकें। डीपीआईए जनरली 3 से 6 महीने, एक साल में एक बार करनी चाहिए। 3 से 6 महीने उन लोगों के लिए जो बहुत सेंसिटिव डेटा या बहुत हाई वॉल्यूम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, नहीं तो 6 साल में एक बार करना भी ठीक है। पर अगर आप प्रोसेस में कोई चेंज ला रहे हैं या कुछ अपडेट कर रहे हैं या नया प्रोसेस ला रहे हैं, तब डीपीआईए जरूर करना चाहिए। ठीक, अब हम उन गैप्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। पर्सनल डेटा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है वो जरूरी नहीं है कि एक आदमी या एक डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है, वो कई लोग हैंडल कर रहे हो सकते हैं। मार्केटिंग वाले कस्टमर लेके आते हैं, सेल्स वाले उनके साथ प्राइस फाइनल करके सेल्स क्लोज करते हैं, इन्वॉइसिंग वाले इन्वॉइस काटते हैं, फाइनेंस वाले चेक करते हैं पेमेंट आई कि नहीं, उनको सिर्फ क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। लॉजिस्टिक्स वाले को सिर्फ एड्रेस चाहिए, सर्विस वाले को सिर्फ एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, शायद ईमेल आईडी भी चाहिए, जिससे कि वो अपनी सर्विस ठीक से डिलीवर कर सके। एक कॉन्टैक्ट पॉइंट, एक पर्सनल डेटा का आइटम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में ट्रेवल करता है, सबका अलग अलग पर्पस है, सबको उस डेटा का सिर्फ एक पार्ट चाहिए, पूरा डेटा किसी को भी नहीं चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबको इन्वॉल्व करें, सबसे बात करें, सबके प्रोसेसेस को समझें, जिससे कि किसी के भी प्रोसेस के लेवल पे ये सिचुएशन ना आए कि इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। अगर आप सबको फाइनेंस की डेटा दे देंगे और लीक हो जाएगा तो आप ट्रबल शूट भी नहीं कर पाएंगे कि डेटा लीक कहाँ से हुआ। इसलिए थोड़ा ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको ध्यान रहे। उसके बाद आई कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब वे वैसे ही नई चीज़ है और कई ऑडिट्स में होता है, ऑडिट कर दिया, अब अगले साल ऑडिट रहेगा, तब देखेंगे क्या करना है। डीपीआईए के साथ ऐसे मत कीजिए। नई चीज़ है, प्राइवेसी को इम्प्रूव करना, और असेसमेंट और ऑडिट्स का काम इम्प्रूवमेंट होता है, सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं होता। पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाता है अगर आप उसको ठीक से फॉलो नहीं करते। इसलिए उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, पूरे बेनिफिट्स लीजिए, एक मिटिगेशन रोड मैप बनाइए कि क्या क्या रिस्क हैं, उनको कैसे कैसे मिटिगेट करेंगे, कौन सी अभी करेंगे, कौन सी 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में कैसे करेंगे। एक तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, दूसरा आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो डीपीआईए का जो एफर्ट है उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। फॉस्टरिंग इनोवेशन। इनोवेटिव सॉल्यूशंस जरूरी नहीं है 100% टेक्निकल हों, लेकिन आपको सोचना होगा कि जो ब्रीच के पॉइंट्स हैं उनको आप कैसे क्लोज करेंगे। टेक्नोलॉजी अपग्रेड की भी जरूरत पड़ सकती है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट की तो पक्का जरूरत पड़ेगी। प्राइवेसी को एक कंस्ट्रेंट ना मान के एक बिजनेस एनेबलर मानिए। जितने ज़्यादा आप प्राइवेसी कंप्लायंट होंगे, कस्टमर्स का भी आप पे कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। स्ट्रेटेजिकली आपको रिस्क प्रायोरिटाइज करने चाहिए और प्रायोरिटी के बेसिस पे उनको रिजॉल्व करना चाहिए। रिजॉल्व करने के लिए आपको कस्टमाइज इनोवेटिव सोल्यूशन बनाने पड़ सकते हैं, आपको उन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। अलाइनिंग विद एथिकल स्टैंडर्ड्स। असेसमेंट्स, ऑडिट्स में हर आदमी का ध्यान लीगल चीज़ों पे जाता है, मैं इसको लीगली कैसे कवर करूँ। डीपीआईए क्योंकि डेटा रिलेटेड है तो लोग आईटी की तरफ ज़्यादा देखते हैं, आईटी सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा देखते हैं, लेकिन कंपनी के कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं और पर्सनल डेटा के लिए तो होने भी चाहिए। इसलिए अपना फोकस सिर्फ लीगल और आईटी प्रैक्टिसेस पे ना रखें, उसको एथिकल प्रैक्टिसेस में भी डालें कि किसी का पर्सनल डेटा आपकी कंपनी कैसे एथिकली यूज़ कर रही है। जो ओवरऑल फ्रेमवर्क बनाएं उसको कुछ इस तरीके से बनाएं कि वो रेगुलेटरी काम तो करे ही करे, लेकिन एथिकल और लीगल चीज़ों को भी साथ के साथ एड्रेस करें, उनमें इनकॉर्पोरेटेड हो। फिर बात आती है कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स। असेसमेंट में जनरली आप इंसिडेंट रिस्पॉन्स को कवर नहीं करते। उसका नुकसान क्या होता है कि जो आपकी जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम है उसको पता ही नहीं होता कि ये रिस्क डॉक्यूमेंटेड है। कोई कस्टमर कंप्लेंट आती है और उनको नॉलेज ही नहीं है, वो आप सोच रहे हैं कि इसको कैसे आंसर करना है। ये एक इंपॉर्टेंट टीम है जो आपकी ओवरऑल डीपीआईए साइकिल में इन्वॉल्व होनी चाहिए हर तरफ से। इसको भी सारे प्रोसेसेस और सारे डिपार्टमेंट समझ आने चाहिए, लीगल भी, कंप्लायंस भी, रेगुलेटरी भी, मार्केटिंग भी, सेल्स भी।
क्योंकि कस्टमर को इन्होंने फेस करना है, कंप्लेंट इनके पास आनी है, जवाबदारी पहले इनके एंड से शुरू होनी है। इनकी ट्रेनिंग्स और इनकी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीपीआई यूज़ करके ब्रीचेस को स्टिमुलेट कीजिए और अपने ब्रीच रिस्पॉन्स को स्ट्रांग बनाइए। और फाइनली डीपीआई के स्कोप को थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक, कैसे बढ़ा दीजिए? सिर्फ हाई रिस्क पे फोकस मत कीजिए। हाई रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली क्लोज होनी चाहिए, लेकिन फोकस सिर्फ हाई रिस्क पे नहीं होना चाहिए, लो और मीडियम रिस्क पे भी फोकस होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि किसी भी किस्म का जो ब्रीच का एक्सपोजर है वो ओपन ना रह जाए, किसी भी तरीके से कोई ब्रीच ना हो जाए। आपकी रिस्क कवरेज को लो और मीडियम एरियाज में भी ले जाएं और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बनाएं। एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं कि आप जो भी रिस्क आपने ब्रीच में देखे हैं आप उनको कैसे कवर करेंगे और कैसे क्लोज करेंगे। तो डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट करते हुए किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखें, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो असेसमेंट खत्म होने के बाद आपको बार बार देखने चाहिए, जिससे कि असेसमेंट का आपकी कंपनी को और आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिले, उसके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा और बेल और लाइक आइकॉन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डालें। धन्यवाद।